भयानक जंगल के बीच बना हुआ एक खंडहर सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था मानो वो खंडहर अपने अतीत में कई रहस्यमयी सवालों को समाया हुआ हो। केशव नगर राज्य के पथरियापुर वासियों का मानना था कि वो खंडहर वर्षों पहले राजकुमारी चंद्रलेखा का महल हुआ करता था, जिसने सिंहासन के लालच में अपने ही भाई की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी। जब ये बात उसके पिता राजा चंद्रसेन को पता लगी तो वो अपनी ही पुत्री के हाथों अपने ही भाई की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को राज दरबार में जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। कुछ इसी तरह की कहानी उस खंडहर के बारे में पूरे केशव नगर राज्य में प्रचलित थी। पथरियापुर गांव में अंधेरी रात का सन्नाटा पसरा था। सुखिया कंबल ओढ़े अपने घर से बाहर निकल रहा था। उसकी पत्नी बिंदिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आप रात के समय कहाँ जा रहे हो? ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार गांव में खौफनाक चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे आपका अकेले रात के समय जाना कुछ सही नहीं लग रहा। अरे बिंदिया, ये सब दंत कथाएं हैं। हाँ, अरे सोचो तो सही, सालों से लोग खंडहर की कहानियां सुनते सुनते अब चीखें सुनने का वहम पालने लगे हैं। सुनो, फसल का समय करीब है और जंगली जानवर खेत बर्बाद कर देंगे। रखवाली करनी पड़ेगी, रखवाली, समझी? तुम समझ क्यों नहीं रहे? पूरे गांव में कोई भी खेत में रखवाली करने नहीं जा रहा। हमारे गांव के सारे खेत उसी खंडहर के इर्द गिर्द हैं और लोग कहते हैं जो उस खंडहर के पास गया वो लौटा नहीं। क्या तुम फसल के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? अरे डरने से कुछ नहीं होगा बिंदिया, मैं जल्दी लौट आऊंगा, ठीक है ना? तुम ध्यान रखना और सुनो, दरवाजे को बंद कर लो और सो जाओ। अरे इतना मत घबराओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो। सुखिया अपनी पत्नी की चिंता को नजरअंदाज करता हुआ खेत की ओर बढ़ गया। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और सन्नाटा अंधेरे को और भयानक बना रहा था। खेत में पहुंचकर सुखिया ने आग जलाई और पास बैठ गया। उसे विश्वास था कि ये सब गांव वालों की कल्पना मात्र है, लेकिन तभी सन्नाटे को छीनती हुई एक भयानक चीख ने उसे हिलाकर रख दिया। अरे ये किसकी चीख थी? बाप रे! अरे ऐसा लगा जैसे दर्द से कोई तड़प रहा हो। सुखिया चारों ओर देखने लगा। घने कोहरे और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आग की लपटें मंद पड़ने लगी थी। अचानक एक ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू कर निकल गया और तभी जंगल के सन्नाटे में वो चीख दोबारा चीर गई। कौन है? कौन? सुखिया अपनी जगह पर खड़ा अंधेरे और कोहरे में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटें मंद पड़ चुकी थी और ठंडी हवा उसकी हड्डियां तक को कंपा रही थी। तभी एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंजी। कौन है वहाँ? अरे दिखाओ अपने आप को। अरे कौन है? कौन है? जवाब में केवल सन्नाटा था। सुखिया का गला सूखने लगा। तभी उसके चारों ओर एक काला धुआं धीरे धीरे फैलने लगा। धुएं का घेरा उसके इर्द गिर्द कसता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ। अचानक उस धुएं ने एक विकराल भयानक औरत का रूप ले लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में चमक रही हो। लंबे लंबे नाखून जैसे किसी अजीब आकृति के हिस्से हो उसके हाथों से बाहर निकले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, पूरे चेहरे को ढकते हुए, और केवल उसकी भयानक आंखें दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? कौन हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सुखिया की ओर बढ़ने लगी। सुखिया का शरीर जैसे जम सा गया था। उसकी आवाज हलक में अटक गई थी। अचानक वो औरत तेज आवाज के साथ उस पर झपट पड़ी। सुखिया की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर
सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पथरियापुर का मुखिया अपने रास्ते से गुजर रहा था। ठंडी हवा अभी भी भयावह का एहसास करा रही थी। अचानक उसकी नजर सुखिया की स्थिर देह पर पड़ी। वो चौंक गया। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? सुखिया, ए सुखिया, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुखिया की अवस्था इतनी विचित्र थी कि मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, अरे गांव वालों, अरे गांव वालों जल्दी आओ, अरे कोई यहाँ जल्दी आओ, गांव वालों, अरे सुखिया, सुखिया। मुखिया की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। जब उन्होंने सुखिया को देखा तो उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। अरे ये क्या हो गया? अरे सुखिया के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सुखिया, सुखिया, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना मत जाओ। सुखिया। हाँ, लगता है कि वो वापस आ गई है। अरे वही जिसकी दंत कथाओं ने आज तक केशव नगर राज्य में खौफ बनाए रखा है, वो वापस आ गई है। गांव का माहौल अचानक और भयावह हो गया। मुखिया, ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। अगर ये खंडहर की सच्चाई है तो पूरे राज्य के लिए खतरा बढ़ सकता है। जमींदार तुरंत राजमहल की ओर चल दिया। राजा विक्रम अपने बगीचे में मंत्री जगन्नाथ के साथ टहल रहा था। जमींदार कांपते हुए सारी घटना राजा विक्रम को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज सुखिया की लाश आज सुबह खेत में मिली। अरे उसकी हालत देखकर तो क्या बताऊं, रूह कांप जाए। उसका खून जैसे किसी ने पूरी तरह से पी लिया हो महाराज। ये तो हालत थी उसकी। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक पड़ा। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है ये हत्या किसी रंजिश या दुश्मनी का परिणाम होगी। महाराज, अरे ऐसा लगता है जैसे कोई दैवीय शक्ति इसमें शामिल हो। सुखिया के शरीर का एक कतरा भी खून नहीं बचा महाराज। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, जमींदार की आंखों में जो डर है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इस घटना की जड़ तक जाना होगा। अगर राजगुरु यहाँ होते तो वो जरूर इस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय बताते। कुछ देर बाद जमींदार वहां से चला गया। राजा विक्रम ने मंत्री जगन्नाथ की ओर देखते हुए कहा, तो मंत्री जी, तुम्हें क्या लगता है? महाराज, मुझे भी मामला कुछ गंभीर और विचित्र ही लगता है। हमें इस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी महाराज। राजा विक्रम सहमति में सर हिलाते हुए महल के अंदर चले गए। महल में राजा विक्रम ने देखा कि राजकुमारी धारा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। धारा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? पिताजी, आप तो जानते हैं मुझे शिकार का शौक है। जब तक मैं शिकार नहीं करती मेरा मन नहीं लगता। तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। राजा विक्रम राजकुमारी धारा को सारी घटना बताते हुए बोले, धारा, सुखिया की हत्या की घटना ने सबको डरा दिया है। तुम्हारा इस समय जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसे राजा हैं आप पिताजी? एक हत्या से इतना घबरा गए? मैं इन पुरानी दंत कथाओं पर यकीन नहीं करती। मैं तंग आ चुकी हूँ उन कहानियों से। मुझे शिकार पर जाना है। धारा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। ये समय जंगल में जाने का नहीं है। लेकिन राजकुमारी धारा ने किसी की बात नहीं मानी। हाँ, अगर तुम इतने जिद कर रही हो तो 2 सैनिकों को अपने साथ लेकर जाओ।
राजकुमारी जी, हमें अब वापस चलना चाहिए। ये जंगल जितना शांत है ना, अरे उतना ही खतरनाक भी लगता है। यहाँ कुछ भी देखिए ना, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। चलिए चलते हैं। तुम लोग हमेशा डरते रहते हो। जंगल में खतरा तो हमेशा होता है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतने बड़े जंगल में अब तक एक भी जंगली जानवर नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप सही कह रहे हैं राजकुमारी, लेकिन शायद आपने नहीं सुना कि पथरियापुर गांव के सुखिया की कल रात किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। और तो और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि रात के समय गांव में अजीब अजीब भयानक आवाजें गूंज रही है। ये सब बहुत अजीब है। ये सुनकर राजकुमारी धारा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये सब दंत कथाएं और डरपोक लोगों की कल्पना है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर होता भी है तो मैं उसका सामना करने से नहीं डरती, समझे? अचानक राजकुमारी ने एक शेर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसका चेहरा चमक उठा। देखो, हमें शिकार मिल गया। वो रहा, वो शेर। कहाँ राजकुमारी, कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा राजकुमारी जी। शायद आपकी नजरों को धोखा हुआ है राजकुमारी जी। तुम दोनों को इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सामने झाड़ियों के पास है, देखो ध्यान से। सैनिक एक दूसरे को देखते हुए फिर से उस दिशा में देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी वो शेर झाड़ियों से निकलकर जंगल की गहराई में भागने लगा। मैं उसका पीछा करूंगी, वो मुझसे बच नहीं सकता। ए भाई, लगता है कि राजकुमारी का दिमाग ही खराब हो गया है। अरे वो उस दिशा में जा रही है जहां पथरियापुर गांव का खंडहर है, खंडहर। अरे ये जगह अशुभ मानी जाती है, इनको कौन समझाए। और तो और मुझे तो कोई शेर भी नहीं दिखा। दिमाग ही खराब होता है इन राजा रानियों का, हैं? अरे क्या बताएं, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। पता नहीं राजकुमारी ने क्या देखा। अरे ये जंगल सचमुच में डरावना है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए था। राजकुमारी धारा शेर का पीछा करते करते पथरियापुर के खंडर तक पहुंच गई। ये वही खंडर था जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां कही जाती थीं। यहाँ आना सही नहीं है राजकुमारी। इस जगह को लोग अशुभ मानते हैं। हमें यहाँ से तुरंत लौट चलना चाहिए। चलिए। लेकिन राजकुमारी धारा ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि वो शेर खंडर के पास पहुंचते ही अचानक गायब हो गया है। ये क्या? वो शेर अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे लगता है वो खंडर के अंदर छिप गया होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, अरे ऐसा मत कहिए। अरे खंडहर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे वहां जाने वाला कभी वापस लौट के नहीं आते हैं। राजकुमारी, हमें महल लौट जाना चाहिए। कृपया करके चलिए, हमें महल लौट जाना चाहिए। इस शिकार के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालिए। चलिए। तुम दोनों डरपोक हो। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। मैं अकेले ही अंदर जाऊंगी। दोनों सैनिक चुप हो गए। राजकुमारी धारा की जिद के आगे वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खंडहर के सन्नाटे और डरावने माहौल ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राजकुमारी सैनिकों की चेतावनियों और डरावनी बातों को नजरअंदाज करते हुए खंडहर के अंदर घुस गई। सुनो, हमें अंदर जाकर राजकुमारी को देखना चाहिए। अरे वो अकेले खंडहर में कैसे जा सकती हैं भाई? चलो। अरे पागल हो गए हो क्या? अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो? अरे राजकुमारी को मरने का शौक है तो मरने दो ना। हम दोनों अपनी जान जोखिम में काहे डालें? पगला गए हो क्या? बड़े आए अंदर जाकर देखे। जाओ तुम। इधर खंडर के अंदर राजकुमारी धारा ने जो देखा वो अविश्वसनीय था।
खंडहर का माहौल वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। अंदर का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे ये खंडहर नहीं बल्कि एक भव्य महल हो। दीवारें चमक रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां आज भी लोग रह रहे हों। ये सब क्या है? ये खंडहर अंदर से ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरी आंखों का धोखा है या सच? तभी राजकुमारी की नजर एक दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद राजकुमारी धारा की थी। ये तो मेरी ही तस्वीर है, लेकिन ये यहाँ कैसे हो सकती है? मैंने तो कभी यहाँ कदम भी नहीं रखा। तभी राजकुमारी के कानों में अचानक शेर की गर्जना टकराई। राजकुमारी ने जैसे पलटकर देखा तो वही शेर उसके सामने खड़ा उसे घूरे जा रहा था। अगले ही पल वो शेर काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते वो धुआं राजकुमारी धारा की ही शक्ल में उनके सामने खड़ा हो गया। ये क्या है? तुम कौन हो? डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी ही एक छाया हूं। अब से हम दोनों एक हैं। इतना बोलकर वो हमशक्ल गायब हो गई। तभी बाहर खड़े दोनों सैनिकों के कानों में राजकुमारी की चीख टकराई। हाँ, ये कैसी चीख? हे भगवान, लगता है राजकुमारी खतरे में है। हमें अंदर जाना चाहिए। चलो भाई। लेकिन अगर कुछ हुआ तो? तभी खंडहर के दरवाजे से राजकुमारी धारा बाहर निकल आई, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने डर क्यों रहे हो? राजकुमारी, आपके चीखने की आवाज सुनाई दी। क्या अंदर सब ठीक है? वो तुम्हारा भ्रम होगा। चलो अब महल लौटते हैं। यहाँ ज्यादा समय बिताना ठीक नहीं। मगर राजकुमारी धारा सैनिक के सवाल को अनसुना करके चुपचाप घोड़े की तरफ बढ़ गई। सैनिक एक दूसरे को घबराकर देखते हुए राजकुमारी के साथ चल पड़े। खंडहर से लौटने के बाद राजकुमारी धारा अपने महल में अपने कक्ष में जाकर सो गई। शाम को रुक्मणी जब राजकुमारी धारा के कक्ष में आई तो वो उसे सोता हुआ देखकर चौंक पड़ी। धारा, अब तक सो रही हो? तुम्हें तो सुबह जल्दी उठने की आदत है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? राजकुमारी धारा अचानक उठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में एक गहरी चमक थी। माँ, इंसान को अपनी आदतें बदलते रहनी चाहिए। रानी रुक्मणी कुछ कहने वाली थी कि धारा चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गई। उनके चलने का तरीका, उनकी आवाज, सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था। ये बात रानी रुक्मणी को भीतर तक बेचैन कर गई। इधर धारा महल के बाहर अपने घोड़े पर चढ़ने की तैयारी कर रही थी। तभी मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचे। राजकुमारी, हमें खबर मिली है कि आप कल खंडहर के अंदर गई थीं। क्या यह सच है? उन दोनों सैनिकों के पेट में इतनी भी जगह नहीं कि बात अपने तक रख सकें। हाँ, मैं गई थी और देखो, सही सलामत वापस आ गई। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन राजकुमारी, उन सैनिकों ने कहा कि उन्होंने आपकी चीखें सुनी थीं। क्या यह सच है? चीखें? वो उनका भ्रम था। कुछ नहीं हुआ। अब मुझे सवालों में मत उलझाओ। इतना कहकर राजकुमारी धारा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली गई। मंत्री जगन्नाथ महल में राजा विक्रम के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल जंगल से लौटने के बाद राजकुमारी धारा का स्वभाव बदल गया है। अब वो वैसी नहीं लग रही जैसी पहले थी। तुम्हारा क्या मतलब है जगन्नाथ? साफ साफ कहो। महाराज, खंडहर से लौटने के बाद वो अलग सी लग रही हैं। आज उन्होंने शाम तक सोकर बिताया, जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो उन सैनिकों की बातों को टाल रही हैं जिन्होंने कल उनकी चीखें सुनी है। महाराज, तभी वहां रानी रुक्मणी भी आ पहुंची। महाराज, आज धरा शाम को सोकर उठी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और उनके बर्ताव में कुछ अजीब सा बदलाव है।
राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगले दिन सुबह एक भयावह खबर जंगल में फैल गई। मंत्री जगन्नाथ दौड़ते हुए आकर राजा विक्रम से बोला, महाराज महाराज महाराज, एक बुरी खबर है। अरे राजकुमारी धारा के साथ गए दोनों सैनिकों की लाशें उनके घर पे मिली है। उनकी हालत ऐसी है, हे भगवान हे भगवान। अरे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें राम 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 बड़ी बेरहमी से चीर फाड़ दिया हो। भगवान क्या हो गया है महाराज, ये क्या हो रहा है? क्या? हाँ महाराज, उनकी हालत सुखिया की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें बेरहमी से चीर फाड़ कर रख दिया हो। यह कोई सामान्य घटना नहीं है महाराज, कोई सामान्य घटना नहीं है ये। राजा विक्रम ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। इधर दूसरी ओर पथरियापुर गांव की रात खौफ और रहस्य में लिपटी हुई थी। सुखिया की पत्नी बिंदिया अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बिंदिया ने देखा तो सामने जमींदार खड़ा था। क्या मेरे पति के हत्यारे का पता चला? महाराज ने क्या आदेश दिया? अरे बिंदिया, मैंने महाराज के कानों में बात तो डाल दी है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस होता नहीं दिख रहा है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक काला धुआं फैलने लगा। ये क्या है? क्या है ये? अगले ही पल उस धुएं ने उस भयानक स्त्री का रूप धारण कर लिया जिसने सुखिया की जान ली थी। उसकी आंखों में खून और शरीर से नफरत टपक रही थी। जो मेरे रास्ते में आता है वो जिंदा नहीं रहता। तुम दोनों भी नहीं बचोगे। बिंदिया और जमींदार की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। अगले दिन वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। दोनों की लाशें बुरी तरह से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उन्हें चीर कर फेंक दिया हो। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। महल में राजा विक्रम अपने बगीचे में चिंतित होकर बैठे थे। तभी मंत्री जगन्नाथ उनके पास आ पहुंचा। महाराज, एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे। कल रात एक सैनिक ने राजकुमारी धारा को महल से बाहर जाते हुए देखा था और उसी रात जमींदार और बिंदिया की हत्या हुई है। हाँ। जगन्नाथ, ये क्या कह रहे हो? जब सुखिया की हत्या हुई थी तब धारा महल में थी और तुम ये आरोप भला राजकुमारी पर कैसे लगा सकते हो? महाराज, क्या यह संभव नहीं कि जो धारा खंडहर से पहले थी वो और जो खंडहर से लौट कर आई है वो अलग हैं? क्या आप इसे महसूस नहीं कर रहे? तभी वहां रानी रुक्मणी भी आ पहुंची। महाराज, मैंने इनकी बातें सुन ली है। मंत्री जगन्नाथ सही कह रहे हैं। मुझे मेरी बेटी अब मेरी बेटी नहीं लगती। उसका हर हाव भाव बदल चुका है। महाराज, आज रात मुझे राजकुमारी धारा के कक्ष पर नजर रखनी होगी। शायद इससे सच का पता चल सके। उस रात मंत्री जगन्नाथ चुपके से राजकुमारी धारा के कक्ष की निगरानी करने लगा। आधी रात को धारा अपने कक्ष से बाहर निकली। उनके कदम धीमे और बेहद रहस्यमयी थे। मंत्री जगन्नाथ चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। धारा अचानक रानी रुक्मणी के कक्ष की ओर मुड़ गई। ये देखकर मंत्री जगन्नाथ सिहर गया। हाँ, अरे ये राजकुमारी इतनी रात में अपने माँ के कक्ष में क्यों जा रही हैं? धारा ने रानी रुक्मणी के कक्ष का दरवाजा खोला और भीतर चली गई। कुछ ही पलों में अंदर से रानी रुक्मणी की चीखें सुनाई देने लगी। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ का खून जम गया। जगन्नाथ तलवार निकालकर दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा ही था, तभी धारा बाहर निकल आई। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मंत्री? मंत्री जगन्नाथ ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से रानी रुक्मणी के कक्ष के भीतर घुस गया। वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी रुक्मणी की लाश फर्श पर पड़ी थी।
उसकी हालत सुखिया और बिंदिया की लाशों जैसी थी। जगन्नाथ तलवार पकड़े हुए कक्ष से बाहर आ गया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? राजकुमारी धारा नहीं हो? कौन हो? मैं कौन हूँ? ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। अगले ही पल धारा का चेहरा विकराल और भयानक हो गया। उनकी आंखें जलती हुई लग रही थी। मंत्री जगन्नाथ के मुंह से चीखें निकल रही थी। वो नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह महल के सैनिकों ने रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ की लाशों को महल के अंदर पाया। उनकी हालत वैसी ही थी जैसे सुखिया, बिंदिया और जमींदार की लाशों की थी। राजा विक्रम अपनी पत्नी और मंत्री जगन्नाथ की भयानक हो चुकी लाशों को फटी फटी आंखों से देख रहा था। तभी वहां पर रहस्यमयी अंदाज में चलती हुई राजकुमारी धारा आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, जो आता है वो जाता है। राजा विक्रम आश्चर्य से अपनी पुत्री से बोला, अरे तुम्हारी माँ को किसी ने बेदर्दी से मार दिया और तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं है राजकुमारी धारा, हैं? तभी राजा विक्रम के कानों में राजगुरु की आवाज टकराई, आंसू पुत्री की आंखों से बहते हैं राजन, पिशाचिनी की आंखों से नहीं। राजा विक्रम ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे राजगुरु खड़े थे। राजगुरु को देखकर राजकुमारी धारा की आंखें बुरी तरह से क्रोध में आ गई। राजा विक्रम राजगुरु से बोले, आपने आने में देर कर दी राजगुरु। अरे पथरियापुर गांव में सुखिया जमींदार और सुखिया की पत्नी भी ठीक इसी तरह से मारी गई और हमारे 2 सैनिक की भी इसी प्रकार से हत्या हुई और अब मेरे सबसे विश्वास पात्र मंत्री जगन्नाथ और मेरी पत्नी की भी हत्या हो गई। राजगुरु, अब तो मुझे लगता है कि मेरे राजा होने पर ही लानत है। अपने ऊपर दोष मत दो राजन। मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा था कि पथरियापुर गांव में क्या हुआ। मैं समझ गया था कि पथरियापुर गांव में हत्याओं का संबंध गांव में बसे हुए उस खंडहर से अवश्य है। जब मैं उस खंडहर के अंदर पहुंचा तो जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा राजगुरु? मैंने खंडहर के अंदर राजकुमारी धारा की लाश देखी। ये सुनकर राजा विक्रम और वहां मौजूद सिपाही पूरी तरह से चौंक पड़े। अगर राजकुमारी धारा की लाश आपने खंडहर में देखी है तो जो मेरे सामने खड़ी है वो कौन है? राजगुरु चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारे बगल में जो खड़ी है वो राजकुमारी धारा नहीं बल्कि एक राजकुमारी पिशाचिनी है। महाराज, पथरिया नगर पर गांव में जो खंडहर स्थित है ना, बरसों पहले वहां एक महल हुआ करता था। वो महल आपके परदादा राजा चंद्रसेन का था। राजा चंद्रसेन का एक पुत्र राजकुमार आदित्य था और एक पुत्री थी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा शुरू से ही महत्वाकांक्षी थी। उसकी महत्वाकांक्षा दिन पर दिन बढ़ती गई और उसने धीरे धीरे मासूम और निर्दोष लोगों की बलि लेना प्रारंभ कर दिया। जब यह बात राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार आदित्य को पता लगी तो वो बुरी तरह से आग बबूला हो गया। वो अपनी बहन को समझाने के लिए उसके कक्ष में गया, मगर उसकी बहन ने उसकी ही हत्या कर दी। अब इत्तेफाक से वहां पे राजा चंद्रसेन आ पहुंचे, जिनके साथ उनके मंत्री भी खड़े थे। राजकुमारी चंद्रलेखा का भांडा फूट चुका था। राजा चंद्रसेन ने न्याय के मुताबिक अपनी ही पुत्री को राजमहल में सरेआम जिंदा जलवा दिया। मगर राजा चंद्रसेन नहीं जानता था कि राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी आत्मा पहले ही शैतान को दे चुकी है। जब राजकुमारी चंद्रलेखा, हां, और सबसे पहले चंद्रलेखा ने वही किया। वो महल से आजाद हुई, उसने सुखिया को मारा और फिर बड़ी ही चालाकी से राजकुमारी धारा को शेर की शक्ल में महल तक खींच कर ले गई और वहां राजकुमारी धारा को मारकर बाहर आ गई। राजकुमारी चंद्रलेखा भी हूबहू राजकुमारी धारा की तरह ही दिखती थी। सैनिक धोखा खा गए। उसके बाद उसने रक्त बहाना प्रारंभ कर दिया। आपकी पत्नी की हत्या होने के बाद
ये आज रात आपकी हत्या करती और फिर आपकी हत्या करने के बाद ये हमेशा के लिए अमर हो जाती। लेकिन इतना कहकर राजगुरु ने अपनी झोली से भस्म निकाल ली और राजकुमारी धारा से बोले, अब तू हमेशा हमेशा के लिए उसी खंडहर में कैद रहेगी। आह! इतना बोलकर वो भस्म राजकुमारी धारा के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल धारा के शरीर में आग लग गई और वो धुएं में परिवर्तित होकर चीखती हुई वहां से गायब हो गई। अब चंद्रलेखा हमेशा उसी खंडहर नुमा महल में कैद रहेगी। आपको उसके आसपास के गांव खाली करा देने चाहिए और राज्य में आदेश जारी करवा देना चाहिए कि अब से कोई भी आम व्यक्ति वहां से नहीं गुजरेगा। राजा विक्रम ने अगले दिन उस खंडहर नुमा महल के आसपास सारे गांव को खाली करने का आदेश दे दिया और फिर वो जीवन भर अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को याद करता रहा।